फर्स्ट एड की श्रृंखला में आज हम देखेंगे एनिमल बाइट्स और उसके मैनेजमेंट के बारे में। एनिमल बाइट को लेके बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारी शंकाएं होती है कि एनिमल बाइट हुआ तो क्या हमको उसको ट्रीट करना चाहिए, किस एनिमल बाइट को हमको ट्रीट करना चाहिए, क्या एनिमल बाइट से रेबीज़ होता है कि केवल डॉग के काटने से ही रेबीज़ होता है, रेबीज़ क्या होता है, क्या ये वाकई बहुत खतरनाक बीमारी है, रेबीज़ का वैक्सीनेशन हमको कब और कितने बार लेना चाहिए, यदि किसी का पालतू कुत्ता हमें काटा है तो क्या उस कंडीशन में हमको रेबीज़ वैक्सीन लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में होती है, इसलिए आज हम इसके बारे में उनके समाधान जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे कॉमन एनिमल बाइट होता है वो होता है डॉग बाइट, और 96% केसेस जो रेबीज़ के हम देखते हैं वो डॉग बाइट के कारण होते हैं। सो आज हम जो बात करेंगे वो हम मेनली डॉग बाइट से रिलेटेड बात करेंगे, और जो डॉग बाइट का मैनेजमेंट होता है वही हर एनिमल बाइट के लिए लागू होता है। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में अराउंड 4.9 मिलियन केसेस डॉग बाइट के हर साल रिपोर्ट होते हैं। उसमें से अराउंड 2.5 मिलियन केसेस जो है वो इंडिया में रिपोर्ट होते हैं। डेथ जो होती है रेबीज़ के कारण वो अराउंड 59,000 डेथ्स हर साल रिपोर्ट होती है पूरे वर्ल्ड में। एंड आप देखिए इंडिया में, केवल इंडिया में 20,000 डेथ्स होती है रेबीज़ के कारण, दैट इज 36%। सो 36% ऑफ टोटल रेबीज़ डेथ केवल इंडिया में होती है। 50% केसेस में देखा गया है कि जो डॉग बाइट बच्चों को होता है वो जनरली बच्चे भी डॉग्स को छेड़ते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो उसके कारण होता है। यहाँ पे ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जनरली जो डॉग बाइट होता है वो फेमिलियर प्लेस पे या घर पे होता है, और हर डॉग जो है वो आपको काट सकता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब रेबीज़ क्या होता है? सो रेबीज़ जो है वो एक वायरल डिसीज़ है, और वो जनरली एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ़र होती है या एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होती है। अभी तक ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि ह्यूमन बीइंग से एनिमल में ट्रांसफ़र हुआ। सो रेबीज़ इट्स अ डेडली वायरल इन्फेक्शन विच ट्रांसफ़र टू ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्टेड saliva of a dog or any animal, usually through bite. तो जनरली जो रेबीज़ हो रहा है वो हो रहा है डॉग या कैट के बाइट से। इस रेबीज़ होने के जो लक्षण होते हैं, लोकली जहाँ पे आपको डॉग बाइट हुआ है वहाँ पे आपको बहुत सीवियर पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है आपको। पेशेंट जो है उसका बिहेवियर सडनली चेंज होता है, उसको पानी से, हवा से डर लगने लगता है, वो तेज़ रोशनी को टॉलरेट नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है, और फाइनली कोमा में जा सकता है। अभी देखना है कि रेबीज़ स्प्रेड कैसे होता है। सो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेबीज़ जो है वो केवल और केवल सलाइवा से ही ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड डॉग या किसी भी एनिमल का जो सलाइवा है उससे ट्रांसमिट होता है। सो ये होते हैं सिम्टम्स, जिसमें यदि पेशेंट को रेबीज़ है तो हमको कॉमनली ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। रेबीज़ होगा या नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्सपोजर है, मतलब बॉडी में आपको कहाँ पे काटा है, या तो डॉग ने या फिर उसका सलाइवा जो है वो कांटेक्ट में आया है। तो जनरली ये देखा है कि यदि हेड, नेक और फिंगर्स पे यदि बाइट होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा नर्व्स का जो नेटवर्क है वो इन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। दूसरा, सिवियरिटी ऑफ बाइट कितना है, मतलब डॉग ने आपको कितना तेजी, कितना जोर से काटा है, कितना कंटामिनेशन हुआ है, क्या ब्लड निकला है वहाँ से। तीसरी चीज़ ये डिपेंड करती है कि वायरस जो एनिमल ने या डॉग ने बाइट किया है उसके कारण कितना वायरस आपकी बॉडी में गया है। चौथा डिपेंड करता है किस एनिमल ने काटा है आपको, और लास्ट में आपका इम्यून स्टेटस क्या है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेबीज़ होने के चांसेस आप में कितने हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से जो रेबीज़ होता है उसके, यदि उसने आपको काट भी लिया है तो रेबीज़ होने के चांसेस लेस देन 50% है, पर यदि एक बार यदि रेबीज़ हो गया तो ये 100% फेटल है। अभी तक पूरी दुनिया में कहीं कोई इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या दवाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेबीज़ का तुरंत डॉग बाइट के बाद में तुरंत कोई एक्शन लेना या उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि डिसीजन लेना कि एनिमल बाइट हुआ है या डॉग बाइट हुआ है, उसके बाद में क्या हमको ट्रीटमेंट करना है और किस टाइप का ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए हम ये बता दें कि इंडिया जो है वो रेबीज़ के लिए एंडेमिक है। किसी भी टाइप का एनिमल बाइट होता है
कोई भी एनिमल यदि आपको काटता है, डॉग हो, कैट या और कोई एनिमल, तो उसका आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना है और ये मान के चलना है कि वो रेबीज हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये नहीं मालूम, पर ये आपको मान के चलना है कि वो रेबीज हो सकता है। इवन एक आपको स्क्रैच भी हुआ है तो भी आपको ये मान के चलना है कि ये रेबीज हो सकता है और तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट जो हम लेते हैं किसी भी एनिमल बाइट के बाद में, उसमें 3 मेन चीजें होती हैं। एक तो जहाँ पे काटा है उस जगह का मैनेजमेंट करना, वैक्सीन लेना और टिटनेस का इंजेक्शन यदि जरूरत है तो वो लेना। अब हम देखेंगे कि कौन से एनिमल्स है जो रेबीज फैला सकते हैं। सो हमने देखा कि रेबीज जो है ये कैनाइन की एक डिजीज है। सो डॉग्स और कैट्स से सबसे कॉमन एनिमल है जिनके काटने से रेबीज होता है। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स जैसे फॉक्स, जैकल्स, बेयर, मुंगूस, इनके काटने से भी हो सकता है। मैमल्स जैसे काऊ है, बफेलो है, पिग है या हॉर्सेस है, डोंकी है, जिराफ है, इनके काटने से भी रेबीज होने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक सबसे बड़ी शंका रहती है कि क्या बैट, चमगादड़ के काटने से भी रेबीज होता है? तो यहाँ पे ये फिर से जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में अभी तक कोई भी केस चमगादड़ के काटने से रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया में जो चमगादड़ मिलते हैं, बैट्स मिलते हैं, वो होते हैं मेगा बैट्स, वो बड़े साइज के बैट्स रहते हैं। अमेरिका में जो बैट्स मिलते हैं उनको माइक्रो बैट्स बोलते हैं और उनके काटने उनके संपर्क में आने से रेबीज होने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा अगेन फिर से एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई चिड़िया के काटने से या गिलहरी के काटने से या चूहे के काटने से रेबीज हो सकता है? नहीं। यदि कोई भी चिड़िया है, गिलहरी है या जो चूहे हमारे घर के आसपास हमको दिखते हैं, छोटे साइज के चूहे, उनके काटने से अभी तक कोई रेबीज का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। पर फिर यहाँ से अगेन मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि इंडिया एक एंडेमिक कंट्री है, तो यदि कुछ बड़े साइज के चूहे हो या वाइल्ड रोडेंट्स हो तो आपको रेबीज का ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा सेफ रहेगा। अब हम देखेंगे कि यदि सपोज आपको एनिमल ने काट लिया है तो आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो हम अभी देखेंगे ही, पर ये भी ज़रूरी है जानना कि क्या नहीं करना। जनरली हमारी एक प्रैक्टिस रहती है कि कहीं एनिमल ने काटा है या कोई चोट लगी है तो हम उस पर मिट्टी लगा लेते हैं या ऑयल लगा लेते हैं या ग्रीसी सब्सटेंस कोई लगा लेते हैं, चूना लगा लेते हैं, कहीं पे कोई हर्बल जूस लगा लेते हैं। तो ये सब स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, उस चीज़ को हमको कवर नहीं करना है। जहाँ पे डॉग बाइट हुआ है वहाँ पे कवर नहीं करना है, उस जगह को खुला छोड़ना है। और तीसरा, वहाँ पे सूचर्स या स्टिचेस नहीं लगाने हैं, क्योंकि यदि हमने स्टिचेस लगाए तो जो ये वायरस रहता है रेबीज का, वो उसके थ्रू ट्रैवल करेगा हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए हमको वहाँ पे स्टिचेस नहीं लगाने हैं। यदि बहुत ही ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पे बहुत ब्लीडिंग हो रही है और हमको पेशेंट की जान बचाने के लिए स्टिचेस लगाना ज़रूरी है, तो वो स्टिचेस बिल्कुल लूज होने चाहिए और उसमें स्टिचेस लगाने के पहले वहाँ पे जो रिक्वायर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको इन्फिल्ट्रेट करना है। सो कभी भी हमको एनिमल बाइट होता है तो हमको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक है वुंड मैनेजमेंट, एक है वैक्सीनेशन। अब यहाँ वैक्सीनेशन 2 टाइप का हो जाता है, एक्टिव वैक्सीनेशन और पैसिव वैक्सीनेशन। और तीसरी चीज़ है टिटनस टॉक्साइड और एंटीबायोटिक, ये आपके डॉक्टर की सलाह पे आपको लेना है। वुंड मैनेजमेंट जो सबसे ज़रूरी और सबसे पहले आपको करना है वो है वुंड मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या करना है कि जहाँ भी आपको डॉग बाइट हुआ है या उसका सलाइवा आपके कांटेक्ट में आया है, वो उस जगह को आपको साबुन और पानी से 10 से 15 मिनट तक रगड़ के धोना है। ध्यान दीजिए, रगड़ के धोना है, खूब अच्छे से धोना है। कोई भी सोप या डिटर्जेंट आप ले सकते हैं, खुले नल के नीचे उसको 10 से 15 मिनट तक रखिए और अच्छे से उसको क्लीन करिए। उसके बाद में उसको हल्के हाथ से ड्राई करके और वहाँ पे पोवोडिन, आयोडीन या बीटाडिन लगाना है। यदि हम ये स्टेप बहुत अच्छे से करते हैं तो 90% वायरस लोड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेप है वुंड मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ सेविंग और रेबीज़ का डेवलप होने के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए, और ये हम घर पे भी कर सकते हैं। दूसरा है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे आपको रेबीज का वैक्सीन लेना है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 2 टाइप का इम्यूनाइजेशन होता है, एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, वो हम आगे देखेंगे। तीसरा चीज़ है टेटनस टॉक्साइड लेना है या नहीं लेना है, वो डिपेंड करता है आपका इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है और एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये आपके डॉक्टर उस कंडीशन को देख के फिर डिसाइड करेंगे। अब हमको वैक्सीन कब लेना है, किन कंडीशन में वैक्सीन लेना है, किन कंडीशन में हमको इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है,
ये देखने के लिए हमने जो बाइट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी 1 होती है जिसमें आपकी स्किन इंटैक्ट है। इंटैक्ट है मतलब आपको आपकी स्किन पे कोई जख्म नहीं है, कोई कट नहीं है। वहाँ पे यदि एनिमल का डॉग यदि आपको लिक करता है या आप उसको खिला रहे हैं तब उसका सलाइवा आपके कांटेक्ट में आता है, या आप उसके साथ खेल रहे हैं तब उसका सलाइवा आपके कांटेक्ट में आता है, उस कंडीशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको हिस्ट्री बिल्कुल रिलायबल हिस्ट्री है कि जो डॉग है वो या तो पेट डॉग है या स्ट्रे डॉग है, जो रास्ते पे घूमते हैं कुत्ते वो है। सो यदि पेट डॉग है और आपको हिस्ट्री मालूम है कि उसको पूरी तरह से एंटी रेबीज वैक्सीन मिल चुके हैं, उसका पूरा जो बूस्टर डोजेस है वो भी मेंटेन किए हैं और डॉग हेल्दी है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उस जगह को आपको क्लीन करना है। और यदि स्ट्रे डॉग है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो 10 दिन तक उसको आपको फॉलो करना है कि वो डॉग हेल्दी है या नहीं है। कैटेगरी 2 में वो आते हैं माइनर स्क्रैचेस या कट्स जिसमें ब्लीडिंग नहीं हुआ हो, ऐसे माइनर स्क्रैचेस और कट्स। यहाँ पे यदि लीकिंग होता है डॉग से तो उस कंडीशन में क्या करना है, इमीडिएटली आपको सोप वाटर से उसको क्लीन करना है, हॉस्पिटल जाना है और एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है। प्लस आपको डॉग को 10 दिन तक मॉनिटर करना है। अभी 10 दिन तक मॉनिटर करने के लिए आपका डॉग यदि 10 दिन के बाद सेफ है, हेल्दी है, तो यहाँ पे एक आपको सहूलियत है, एक ऑप्शन है कि आप इस वैक्सीनेशन को प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपने जो वैक्सीनेशन लिया है 10 दिन तक, आपने वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है वो होता है डे 0, 3, 7, 14 और 28। तो आपने 3 डोजेस तो ले लिए हैं 0, 3 और 7 डेज पे। अब आपने 10 दिन तक देखा डॉग बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास एक ये चांस है कि आप इस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 14 डे का जो इंजेक्शन है उसको आप स्किप करके डायरेक्टली 21 या फिर 28 डे पे ले सकते हैं। पर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप इसको ऐसा मत करिए, आप इसको पूरा वैक्सीन लीजिए, पूरे 5 डोजेस वैक्सीन के लीजिए। अब यहाँ पे यदि थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सिंगल या मल्टीपल एब्रेजन्स है, लार्ज वुंड्स है विथ ब्लीडिंग, या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन या मुंह के अंदर यदि जो एनिमल है उसका सलाइवा स्प्लैश हुआ है या उसने लीक किया है आपको या काटा है आपको, तो ये सारी कंडीशंस आती हैं कैटेगरी 3 में। और इस कंडीशन में आपको वुंड मैनेजमेंट करना है, रेबीज का वैक्सीन लेना है और इमीडिएटली रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या रेबीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेनी है। कैटेगरी 3 में एक और चीज आ जाती है, यदि बैट्स के साथ आपका कांटेक्ट हुआ है तो वो भी कैटेगरी 3 में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इंडिया में ऐसा होता नहीं है, पर यदि बैट्स आपके कांटेक्ट में आए हैं स्पेशली फॉरेस्ट में या केव्स में, तो वो भी कैटेगरी 3 के अंडर आता है और उसमें भी आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है। अब हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन किस किस टाइप के होते हैं। सो 2 टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, हम वैक्सीन देते हैं। ये वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसके साथ काम करके ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो रेबीज के अगेंस्ट लड़ती हैं। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, इनोक्यूलेट करते हैं, ताकि बॉडी को इमीडिएटली बॉडी उसके अगेंस्ट काम कर सके, क्योंकि वैक्सीन जो है उसका इफेक्ट आने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। हम उतना जो कैटेगरी 3 बाइट है उसमें हम उतना चांस नहीं ले सकते, इसलिए हम उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इंडिया में 2 टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन और PVRV, दैट इज प्यूरिफाइड वेरोसेल रेबीज वैक्सीन। इन दोनों का जो शेड्यूल होता है वो होता है डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 और डे 28। ये 5 डोजेस होते हैं जो हम इन दोनों में से कोई भी एक वैक्सीन के ले सकते हैं। ये वैक्सीन कहाँ दिया जाता है, ये छोटे बच्चों में हम थाई पे देते हैं, और यदि अडल्ट है या बड़ा बच्चा है कोई तो उसको हम उसके शोल्डर पे देते हैं। ये वैक्सीन कब चालू करना है, इमीडिएटली जब आपको डॉग बाइट हुआ है उसके जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल आपको ये वैक्सीन लेना चालू करना है। और शेड्यूल जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा वैक्सीनेशन लेना है। आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि आप उससे डेविएट ना हो और ना ही वैक्सीन का जो ब्रांड है वो चेंज करें। अब आता है इम्यूनोग्लोबुलिन। सो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो
पैसिव इम्यूनिटी के लिए होते हैं कि कभी यदि बहुत सीवियर बाइट हुआ है तो उसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में देते हैं, एंटीबॉडीज बॉडी में देते हैं ताकि वो इमीडिएटली उसका एक्शन या उसका इफेक्ट आ सके। इसमें दो हमारे पास ऑप्शन है, एक है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, दूसरा है रेबीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये हम केवल कैटेगरी 3 में देते हैं या फिर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में यदि कंटामिनेशन हुआ है, जैसे आईज में, नोज में या माउथ में, उसमें देते हैं, और बैट की बाइट में देते हैं। यदि बैट के साथ आपका बैट्स जनरली बाइट नहीं करते हैं, उनके कांटेक्ट से वो एरोसोल प्रोड्यूस करते हैं और उससे रेबीज होता है। सो यदि बैट्स के साथ आपका कांटेक्ट हुआ है तो हम ये देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है उसमें एक बात और ध्यान रखना है कि ये केवल उन्हीं में दी जाती है जो प्रीवियसली अनइम्यूनाइज्ड है। यदि आपने पास्ट में कभी रेबीज का वैक्सीन लिया है या ट्रीटमेंट लिया है तो उस केस में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं देते हैं। और तीसरा चीज ये है कि यदि आपने पहले 2 डोज यदि ले लिए हैं एंटी रेबीज वैक्सीन के, तो उस कंडीशन में भी हम इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते हैं। अब हम देखेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। इससे पहले एक और चीज बताऊंगी मैं, एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको मालूम होनी चाहिए। क्यों मालूम होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुत्ता काटने के बाद में या कोई एनिमल काटने के बाद में हम ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है, ये सोच के कि मेरे को अब कुछ नहीं हुआ, अब कुछ इससे आगे भी कुछ नहीं होगा। पर इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब डॉग या कोई एनिमल आपको बाइट किया, उसने आपकी बॉडी में वायरस इंट्रोड्यूस किया। अब वो वायरस जो है वो आपकी बॉडी में जहाँ पे बाइट हुआ है वहाँ से ट्रैवल करेगा। ये रेबीज का वायरस जो होता है वो नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है। सो वो आपके पेरिफेरल नर्व्स से आपके बॉडी में ट्रैवल करता हुआ वो जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में जाके वो मल्टीप्लाई होता है और फिर वो अपने सिम्टम्स दिखाता है। सो आपको डॉग ने बाइट किया, उसने वायरस आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, वहां से लेके तो आपको फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिसीज का जो होता है, ये जो पीरियड होता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो डॉग बाइट के केसेस में हम मान के चलते हैं कि 1 वीक से लेके 1 ईयर का है। यूजुअली ये 1 वीक से 2 to 3 मंथ्स मतलब 60 to 90 डेज का मानते हैं। पर ऐसा भी देखा गया है कि 1 साल के बाद भी रेबीज के सिम्टम्स आपको अपीयर हो सकते हैं। ऐसा पर्सनली मैंने एक केस देखा है जिसमें बहुत ही माइनर स्क्रैच हुआ था और एक स्ट्रे डॉग ने उस बच्चे को लिक किया था। बच्चा बड़ा था, 9 ईयर्स का बच्चा था। 4 साल बाद उसको रेबीज के सिम्टम्स डेवलप हुए और हम उसको नहीं बचा सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कभी भी एनिमल बाइट होता है तो तुरंत जाके उसका ट्रीटमेंट करें। यदि किसी कारणवश आप उस दिन नहीं जा पाते हैं, जब भी जाते हैं, जब भी आपको याद आता है, आप जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अब हम देखेंगे पोस्ट एक्सपोजर और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मतलब आपको एक्सपोजर हो चुका है, डॉग ने बाइट कर लिया है, उसके बाद में आप जो वैक्सीनेशन लेते हैं उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। इसका शेड्यूल क्या होता है? डे 0, 3, 7, 14 और 28। अब यहाँ पे डे 0 मतलब जिस दिन आपने वैक्सीन लिया है, फर्स्ट डोज वैक्सीन का लिया है, वो डे 0 है। वो डे 0 नहीं है जो एनिमल बाइट किया है। सपोज आपको एनिमल आज बाइट किया है और आप 3 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो जब आप 3 दिन बाद वैक्सीन लगाएंगे वो आपका डे 0 होगा। ठीक है। वैक्सीन हम देते हैं थाई पे या शोल्डर पे। वैक्सीन को जनरली हम प्रिजर्व करते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जैसे ही जो ब्रांड हमने पहले लेना चालू करा है, कोशिश ये करिए कि आप सेम ब्रांड को ही 5 डोज होने तक लेते रहे। दूसरा आता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है वो जनरली किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं, पर फिर भी जो हाई रिस्क ग्रुप के पीपल रहते हैं, जैसे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं या जो रेबिड एनिमल या वाइल्ड एनिमल के साथ में को हैंडल करते हैं, या जो लोग जो लेबोरेटरी में काम करते हैं जहाँ पे रेबिड वायरस जो रेबीज का वायरस जो है उसको ग्रो किया है, कल्चर किया जाता है, तो ऐसी जो जगह है वहाँ पे रेबीज का वैक्सीन जो है वो एक्सपोजर होने के पहले ही ले लेना चाहिए। या फिर जिनके यहाँ पेट डॉग है उन लोगों ने भी रेबीज का वैक्सीन ले लेना चाहिए। सेकेंडली, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो रिकमेंड करती है कि बच्चों ने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों का बिहेवियर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। वो कई बार बहुत से बच्चे डॉग्स के साथ खेलना पसंद करते हैं और वो कई बार प्रोवोक करते हैं और उसमें चांसेस रहते हैं कि उनको डॉग बाइट हो सकता है।
इसलिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ये लोग ले सकते हैं। बूस्टर डोजेस की बात करें तो जनरली बूस्टर डोज रिकमेंड नहीं करते हैं एक बार यदि आपने वैक्सीन ले लिया है तो। केवल वो लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि हर 6 महीने से 1 साल में वो अपना एंटीबॉडी टाइटर लेवल कराए। यदि वो 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम है तो फिर वो एक बूस्टर ले ले। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में कुछ बातें हमको याद रखनी है। पहली चीज, जितना जल्दी हो सके हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लें। दूसरा, यदि हम रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अवेलेबल नहीं है उस टाइम हॉस्पिटल में तो वो आप 7 दिन के अंदर ले सकते हैं। रेबीज जो है वो 100% फेटल है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमन या फिर जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं उनको भी ये वैक्सीन लेना ही है। यदि आप किसी कारण से नहीं ले पाते हैं या उस टाइम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं तो आप जब भी जाते हैं उस टाइम आपको पूरा ट्रीटमेंट रेबीज के लिए लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पूरा प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन ले लिया है, पूरा कोर्स ले लिया है, लेकिन उसके बाद फिर से डॉग ने काट लिया, अब क्या करना है? तो इसमें यदि आपने पूरा कोर्स लिया है प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन का रेबीज के लिए तो 3 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी कैटेगरी का आपको बाइट होता है तो भी 3 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है, केवल वुंड मैनेजमेंट करना है, अच्छे से वुंड को क्लीन करना है। पर यदि आपको 3 महीने के बाद एक्सपोजर होता है तो उस केस में आपको केवल डे 0 और डे 3 पे वैक्सीन लेना है। इस कंडीशन में यहाँ पे आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और बूस्टर डोजेस भी जनरली हम रिकमेंड नहीं करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बाद में। यदि किसी कारण से आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसे केसेस और आपको री एक्सपोजर हुआ है, सपोज आपने डे 0 डे 3 पे लिया और फिर छोड़ दिया कि डॉग ठीक है, डॉग हेल्दी है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, और फिर आपको 3-4 महीने बाद डॉग ने काटा है तो इस कंडीशन पे आप उस केस को एज अ फ्रेश केस ट्रीट करेंगे। मतलब आप स्टार्टिंग से डे 0 से उसको सारे डोजेस लगाएंगे और इस कंडीशन में फिर आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना पड़ेगा। यदि किसी कारण से आप जो हमारा डोज है प्री एक्सपोजर का, हमारा कोर्स क्या है, डे 0 डे 3 एंड डे 28, और पोस्ट एक्सपोजर का है डे 0 डे 3 डे 7 डे 14 और डे 28। यदि इसमें किसी भी कारण से आप नहीं जा पाते हैं हॉस्पिटल या नहीं ले पाते हैं टाइम पे वैक्सीनेशन तो भी आपको जब आप पहुंचते हैं तब आपको वैक्सीन लेना है। सो प्री एक्सपोजर केस में कैसा है, यदि आपने पहले 2 वैक्सीन ले लिए और तीसरा वैक्सीन आप नहीं लिया है तो साल भर के अंदर आप उसको ले सकते हैं। तो आपके जो पहले 2 वैक्सीन लिए हैं उसको आपको फिर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो वैक्सीन का इफेक्ट रहेगा। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन के केस में कोशिश ये करनी है कि डे 0 और डे 3 का वैक्सीन आप उसी टाइम ले लें। आइडियली डे 0 डे 3 और डे 7 का वैक्सीन आपको उसी टाइम लेना है, उसमें डिले नहीं करना है। पर यदि किसी कारण से आप डे 7 पे नहीं पहुंच पाते हैं, डे 9 पे पहुंचते हैं तो फिर आपको डे 9 पे थर्ड डोज लेना है। उसके बाद में डे 14 वाला 2 दिन से पोस्टपोन हो जाएगा, डे 16 और 28 डेज वाला जो वैक्सीन है वो 38 डे पे लगेगा। पर आपको बंद नहीं करना है वैक्सीनेशन किसी भी हालत में। अब डॉग बाइट को हम कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? जनरली हमको बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाई रिस्क बिहेवियर या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर डॉग्स के साथ ना करें। बच्चों की आदत रहती है डॉग्स के साथ खेलना, उनकी पूंछ खींचना या कान खींचना, उनके बाल खींचना या उनको बहुत ज़्यादा पास में जाना, उनके मुंह से मुंह मिलाना या उनको हग करना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। बच्चों को हमको बहुत सुपरवाइज करना है जब भी बच्चे डॉग के साथ खेलते हैं तब, और उनको सिक्योरली सेपरेट भी करके रखना है। जनरली जो घर में कुत्ते रहते हैं या जो फैमिलियर आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के यहाँ गए हैं उनका कुत्ता आपको काटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप जब भी जाते हैं उनके यहाँ तो पहले उसको अपने पास आने दीजिए, उसको इंश्योर होने दीजिए डॉग को, वो आपको सूंघ ले एक बार, उसके बाद में फिर आप उसको टच करिए। खुद होके पहले उसको प्रोवोक करने की या टच करने की कोशिश मत करिए। यदि कोई स्ट्रे डॉग है तो आप उसकी तरफ बिना देखे यदि जाते हैं, उसको स्टेयर नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। बच्चों को हमको ये सिखाना है कि वो प्राणियों के प्रति कंपेशनेट रहे, थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर शो करे उनके लिए, ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। डॉग्स जब अपने पपीज़ के साथ होते हैं या छोटे उनके जो बेबीज़ हैं उनके साथ रहते हैं तब वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। इसलिए यदि डॉग अपने बच्चों के साथ मदर जो है वो अपने बच्चों को फीड करा रही है या खाना खिला रही है या वो खुद खाना खा रहे हैं तब आपको उनको प्रोवोक नहीं करना है। यदि डॉग सो रहा है अपने कैनल में तब उसको आपको प्रोवोक नहीं करना है।
अब हम देखेंगे जनरली जो लोगों के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि ये जो डॉग है उसको रेबीज हुआ है। तो रैबिट जो डॉग होता है उसका जो नेचर रहता है वो डिफरेंट हो जाता है, वो अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करता है। सो सपोज यदि कोई डॉग वह पहले बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, वो एकदम डोसाइल हो जाएगा, कोने में जाके सोया आपको मिलेगा, या उसके मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा ड्रूल होगा, या वो अपनी जो पूंछ है उसको पैरों के बीच में दबा के रखेगा, या इधर उधर काटता फिरेगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो डॉग बिल्कुल शांत रहता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके और वो इधर उधर भागने लगता है। अनइंटेंशनल भागना, अनइंटेंशनल काटना, ये चीज़ें आपको जनरली दिखती है। तो इस कंडीशन में आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उस एनिमल को या डॉग को रेबिट हो सकता है। एक और क्वेश्चन रहता है कि पेट डॉग जो होते हैं उनका वैक्सीनेशन कैसे होना चाहिए। तो जो डॉग्स के या पेट एनिमल्स के ओनर रहते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके और अपने पेट्स का प्रॉपरली वैक्सीनेशन करें और उनको वाइल्ड एनिमल्स से दूर रखें। क्योंकि आपका जो पेट है उसको रेबीज ना हो, इसके लिए ये भी एक ज़रूरी है कि वो दूसरे वाइल्ड एनिमल के कांटेक्ट में ना आए। अब कई बार ऐसा होता है कि जो चूहे रहते हैं घर में वो काट लेते हैं, या किसी के पेट डॉग ने आपको काट लिया, तो आप क्या करेंगे। जनरली जो ओनर रहता है वो तो बोलता है नहीं, मैंने मेरे डॉग का पूरा वैक्सीनेशन कराया है, आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे। ये देखा है जनरली, हमने पहले बात करी है कि जो घर में चूहे होते हैं उनसे होता नहीं है रेबीज, और यदि आपका डॉग हेल्दी है, उसने वैक्सीन लिए हैं, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि उसके कारण आपको रेबीज होगा। पर डाटा जो स्टडीज है वो ये बोलती है कि 60% डॉग्स में वैक्सीन लेने के बाद में भी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर आने में 1 साल लगता है, और 40% केसेस में जो है वो 6 महीने लगते हैं। सेकेंडली आपको ये नहीं मालूम है कि डॉग ने कौन सा वैक्सीन लिया है, उस वैक्सीन की एफिकेसी कैसी है, उस डॉग का हेल्थ स्टेटस क्या है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए क्या है। आप हर बार जाके लेबोरेटरी में एंटीबॉडी टाइटर चेक नहीं करते हैं। आप केवल एज्यूम नहीं कर सकते कि ये पेट डॉग है, इसने वैक्सीन लिया है तो आपको रेबीज नहीं होगा, इसलिए आपको प्रॉपर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेना ही है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एनिमल जो रेबिड एनिमल है उसका यदि आपने मिल्क पी लिया है गलती से, या फिर उसने रेबिड एनिमल का सलाइवा जो है वो किसी फ्रूट के कांटेक्ट में आ गया, या उसने वो फ्रूट खाया है और वो सेम फ्रूट आपने खा लिया है, या वो रेबिड एनिमल का सलाइवा ज़मीन पे गिर गया है, उसको आपने टच कर लिया है, तो क्या इससे रेबीज होगा, और इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो जनरली रेबीज वायरस जो होता है ये केवल सलाइवा में ही सर्वाइव करता है। यदि वो बाहर गिर जाए तो फिर वो बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाता है, मतलब उसमें उतनी क्षमता नहीं रहती, उसका वायरुलेंस कम हो जाता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में रेबीज होने के चांसेस नहीं होते हैं, और आपको केवल वुंड मैनेजमेंट करना है। यदि आपकी स्किन इंटैक्ट है, आपको कोई कट, एब्रेजन और स्क्रैचेस नहीं है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये देखा है कि लोग जिस दिन डॉग ने काटा है उस दिन नहीं पहुंचते हैं, वो कभी कभी 7-8 दिन बाद, कई बार महीनों बाद पहुंचते हैं। तो उस केस में फिर से ये ज़रूरी है कि आप पूरा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लें, क्योंकि जैसे हमने देखा कि वायरस हो सकता है, कई बार यदि उसने 10 दिन के अंदर नहीं मैनिफेस्ट किया तो वो साल भर के बाद में भी आपको उसके लक्षण दिख सकते हैं। और यदि आपको वुंड दिख रहा है इवन आफ्टर 1 वीक, तो आपको उस वुंड को एज अ फ्रेश वुंड ही ट्रीट करना है, उसको अच्छे से रगड़ना है, क्योंकि यदि आप वुंड को अच्छे से क्लीन करते हैं, वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाते हैं, तो 90% वायरस लोड आप यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अक्सर हम ये बोलते हैं कि 10 दिन तक हमको डॉग को ऑब्जर्व करना है, और यदि 10 दिन के अंदर 10 दिन के बाद में यदि डॉग हेल्दी रहा तो फिर हमको आगे का वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं। जनरली ये देखा है कि यदि किसी एनिमल को रेबीज हुआ है तो वो 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर वो मर जाएगा, वो उसके बाद सर्वाइव नहीं करता है। इसमें और हमने 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए हैं कि 10 दिन तक हमको उसको ऑब्जर्व करना है, और यदि उसको रेबीज है तो किसी भी कंडीशन में वो 10 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये केवल डॉग्स और कैट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए नहीं है। यदि वाइल्ड एनिमल यदि आपको कोई काटता है तो आपको पूरे 5 डोजेस लेने ही हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने डॉग बाइट के बाद में 2 इंजेक्शन तो ले लिए, डे 0 और डे 3 पे, और 7 और हमने उस समय जब हम वैक्सीन लेने गए उस समय इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल नहीं था, और हमारी जो डॉग की बाइट की कैटेगरी थी वो कैटेगरी 3 थी। तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट टाइम हम जब जाते हैं तो यदि हम 7 दिन के पहले तो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, हमने डे 0 और डे 3 का वैक्सीन ले लिया है,
और फिर हम यदि हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन केवल 7 दिन के अंदर ही लेना है, हमको उसके बाद नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 7 दिन के अंदर हमारी बॉडी जो वैक्सीन लिया है उसके कारण एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है, और यदि हम उसके बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन लेते हैं तो वो इंटरफेयर करती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ में, और हो सकता है हमको उतना अच्छा प्रोटेक्शन ना मिले। इसलिए डे 7 के बाद में हमको इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लेना है। कई बार ऐसा देखते हैं कि किसी को डॉग बाइट हुआ है, उसने पूरा वैक्सीनेशन लिया है, उसके 4 महीने के बाद में यदि डॉग बाइट हुआ है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? यदि 3 महीने के अंदर हमको डॉग बाइट होता है या री एक्सपोजर होता है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल वुंड मैनेजमेंट करना है। यदि 4 महीने के बाद होता है तो हमको डे 0 और डे 3 पे वैक्सीन लेना है। इस कंडीशन में किसी भी कैटेगरी का बाइट हो, इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि एनिमल का जो सलाइवा है, डॉग का जो सलाइवा है, वो आपके आंखों में चला गया है, या उसका कांटेक्ट आपकी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन से हुआ है, या मुंह के अंदर हुआ है, या फिर डॉग ने आपको बाइट किया है जिससे आपकी नोज की या मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कंटामिनेट हुई है, तो इस कंडीशन में ये कैटेगरी 3 के अंडर बाइट के अंडर आता है। तो इसमें आपको इमीडिएटली अगेन वही है कि आपको आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आँख की म्यूकस में, सपोज अभी यदि आँख में हुआ है तो आपको अच्छे से उसको इरिगेट करना है। आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेन वाटर से आपको इरिगेट करना है आँख को। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको भी आपको आँख में इंस्टिल करना है, जैसे हम आई ड्रॉप्स डालते हैं उस तरीके से हमको उसमें इंस्टिल करना है, और वैक्सीनेशन जो है वो पूरा लेना है। सिमिलरली यदि माउथ में यदि डॉग बाइट हुआ है या फिर उसका सलाइवा आपके मुंह के कांटेक्ट में आया है तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छे से आपको पानी से रिंस करना है मुंह को। उसके बाद में जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उससे रिंस करना है और वैक्सीनेशन लेना है। सिमिलरली नोज म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी हमको इसी तरीके से उसको ट्रीट करना है। तो ये सारी बातें थी जो आज हमने जानी कि कोई भी एनिमल बाइट होता है या डॉग बाइट होता है तो उस कंडीशन में हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है, हमको वैक्सीनेशन लेना है, उस बाइट का मैनेजमेंट कैसा करना है, वुंड मैनेजमेंट कैसा करना है, और किसी भी परिस्थिति में हमको वैक्सीनेशन लेने में रुकना नहीं है, वैक्सीन लेना ही है। इस बारे में यदि आपको और कोई शंका हो, कोई और जिज्ञासा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।